बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम हिमोलिटिक अनीमिया की मॉर्फोलॉजी को कवर करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि मॉर्फोलॉजी को समझने के लिए हमें उस पैथोलॉजी के थोड़ा बहुत पैथोजेनेसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो हिमोलिटिक अनीमिया के अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। हिमोलिटिक अनीमिया एक डिसऑर्डर नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसके अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन या हिमोलिसिस कुछ ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 120 डे होती है, 60 डेज हाफ लाइफ होती है या टोटल लाइफ होती है 120 डेज होती है। ओके, ठीक हो गया। तो इनकी हाफ लाइफ 60 या टोटल लाइफ स्पैन 120 से कम हो जाता है। जब आरबीसी का लेवल कम हो जाएगा तो टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। जब टिश्यू का हाइपोक्सिया होगा तो किडनी से इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस होगा। वो आगे इरिथ्रोइड एलिमेंट ये प्रोजेनिटर होते हैं, मैरो का एलिमेंट है। तो इरिथ्रोइड एलिमेंट का हाइपरप्लेजिया होता है और रेटिकुलोसाइट्स की रिलीज बढ़ जाती है। तो इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया, ओके, यानी इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि जो इरिथ्रोइड प्रीकर्सर है, नॉर्मोब्लास्ट है, उनका नंबर ज़्यादा हो जाएगा, रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट्स ज़्यादा निकलेंगे बोन मैरो से। तो ये चीज़ें आपको हिमोलिटिक अनीमिया में देखने को मिलती है। कभी कभार सीवियर हिमोलिटिक अनीमिया होता है। तो उस सीवियर हिमोलिटिक अनीमिया के अंदर इन जो इरिथ्रोपोइटिन होता है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि मेडुलरी हिमेटोपोइसिस के अलावा एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस भी होती है। मेडुलरी हिमेटोपोइसिस का मतलब है कि प्रोटेक्शन है बोन मैरो के अंदर, लेकिन एक्स्ट्रा मेडुलरी के अंदर लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड में भी प्रोडक्शन देखने को मिल सकती होती है। अब हिमोलिटिक एनीमिया को क्लासिफाई करने के लिए दो अप्रोचेस होती है। पहली अप्रोच में हम ये देखते हैं कि जो डिफेक्ट है वो आरबीसी के ऊपर है या हमारी बॉडी के अंदर है, जिसको इंट्राकार्पस्कुलर या एक्सट्रिंसिक या एक्स्ट्रा कार्पस्कुलर हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। जबकि दूसरी क्लासिफिकेशन हम इस तरह से करते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हो रही है वो वेसल के अंदर हो रही है या वेसल से बाहर हो रही है, एक्स्ट्रा वैस्कुलर है या इंट्रावास्कुलर है। जो एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस होती है वो उन डिफेक्ट की वजह से होती है जिसकी वजह से आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है बाय फेगोसाइट्स। एक बात आप समझ जाओ कि आरबीसी की फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होती है ये उन आरबीसीज की होती है जो ओल्ड होते हैं, एजिड होते हैं। ओके, जो एज डिपेंडेंट चेंजेस होती है आरबीसी की सरफेस प्रोटीन के अंदर, जिसकी वजह से आरबीसी डीफॉर्म नहीं हो सकते। और ये फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो में देखने को मिलती है। ओके, लेकिन अगर हिमोलिटिक अनीमिया में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन नॉर्मल की हो, यानी नॉर्मल आरबीसी की प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन हो, 120 दिन से पहले हो, तो इसको बोलते हैं हम हिमोलिटिक अनीमिया। ओके, हिमोलिटिक अनीमिया। और ये कहाँ पे हो? फेगोसाइट्स के अंदर हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो आरबीसी डिस्ट्रॉइंग ऑर्गन होते हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, उनके फेगोसाइट्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्प्लीनो मिगैले भी आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, ठीक हो गया। तो एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस उन कंडीशन की वजह से होता है जिनकी वजह से फेगोसाइट्स आरबीसी की डिस्ट्रक्शन को बढ़ा देते हैं, पार्टिकुलरली इन स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर बहुत सारे मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस उन आरबीसीज को उड़ाते हैं जो डैमेज होते हैं या जिनके साथ एंटीबॉडी कोटेड होती है फ्रॉम द सर्कुलेशन या एजिड होते हैं। ओके, और चूंकि जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं वो डीफॉर्म हो सकते हैं, तो वो तो आराम से स्प्लीनिक साइनोसॉइड में से निकल जाते हैं। लेकिन आरबीसी की डीफॉर्मेबिलिटी खराब हो जाए, यानी अगर वो डीफॉर्म नहीं हो सकते, अपनी शेप को खराब नहीं कर सकते, तो वो स्प्लीनिक साइनोसॉइड से पास भी नहीं हो सकते, तो वो चिपक जाते हैं और फेगोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक हो गया। तो अगर आरबीसी डिफॉर्म ना हो सकते हो, तो फेगोसाइट के अंदर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी सीवियर हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर। ठीक हो गया। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस। तो एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर क्या होता है? हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है, यानी फेगोसाइट्स आरबीसी को उड़ा देंगे तो बिलिरुबिन यानी जो होगा वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होगी? टूटेगी, मैक्रोफेजेस तोड़ देंगे, तो वहाँ से हीमोग्लोबिन से बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस में जॉन्डिस के अलावा स्प्लीनोमेगाली होती है, क्योंकि स्प्लीन के जो फेगोसाइट्स हैं उनका हाइपरप्लेजिया हो गया है, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा चूंकि हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो गया है, तो जो
पिगमेंटेड स्टोन होते हैं जिनको बिलिरुबिन रिच गाल स्टोन कहते हैं, वो ज़्यादा जमा हो सकती है, उनकी प्रेसिपिटेशन की वजह से कोलीलिथियासिस हो सकती है। ओके, तो समराइज कर देता हूँ, एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस उन कंडीशन की वजह से होती है जो आरबीसी को लेस डिफॉर्मेबल बना देती है। आपको पता है कि आरबीसी की शेप चेंज होनी चाहिए अगर उन्होंने पास होना है, लेकिन अगर डिफॉर्मेबिलिटी नहीं होती तो वो पास नहीं हो सकेगी। आरबीसी की सेक्वेस्ट्रेशन हो जाएगी किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के मैक्रोफेजेस उसको उड़ाना शुरू कर देंगे। ओके, तो उसके जो प्रिंसिपल फीचर्स होते हैं, अनीमिया होगा, स्प्लीनोमेगाली होती है, जॉन्डस होता है, हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, कोलीलिथियासिस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस की बात करते हैं। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस इंजरीज की वजह से होती है। अगर इंजरी इतनी ज़्यादा सीवियर है कि जो आरबीसी है सर्कुलेशन के अंदर ही बर्स्ट होना शुरू हो गया है, फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल फैक्टर है, लाइक कोई डिफेक्टिव हार्ट वाल्व है, उसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट हो गया है, उस टर्बुलेंस की वजह से मैकेनिकल फोर्सेस है जिसने आरबीसी को डैमेज करना शुरू कर दिया है, या बायोकेमिकल या फिजिकल एजेंट है जो कि आरबीसी की मेम्ब्रेन को उड़ा रही है, लाइक कॉम्प्लीमेंट है, कोलेस्टीरियल टॉक्सिन्स है, हीट है। अब इंट्रावास्कुलर के अंदर क्या चीज़ें हैं जो उसको एक्स्ट्रावास्कुलर से सेपरेट करती है? एक्स्ट्रावास्कुलर के अंदर हाइपर बिलिरुबिनीमिया था, जॉन्डस था, स्प्लीनोमेगाली था, और इसके अलावा बिलिरुबिन रिच गालस्टोन कोलीलिथियासिस था। लेकिन इसके अंदर इंट्रावास्कुलर के अंदर क्या होगा, इंट्रावास्कुलर के अंदर हीमोग्लोबिनीमिया होगा, इसके अलावा हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, हीमोसिड्रिन यूरिया होगा। असल में हीमोग्लोबिन जो सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है तो वो इतना छोटा होता है कि वो यूरिनरी स्पेस को पास कर जाता है, यूरिन के अंदर आ जाएगा, कुछ रीअब्ज़ॉर्ब होगा, बाकी रीअब्ज़ॉर्ब होने के बाद हीमोसिड्रिन बन जाएगा। वो हीमोसिड्रिन यूरिन के अंदर लॉस हो सकता है जब रीनल ट्यूबुलर सेल की शेडिंग होती है। दैट इज़ व्हाई हीमोग्लोबिनीमिया होगा, पहले ब्लड के अंदर, फिर यूरिन के अंदर, और फिर हीमोसिड्रिन यूरिन के अंदर चला जाएगा। और इसके अलावा लॉस ऑफ आयरन होगा, और लॉस ऑफ आयरन की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ओके, जबकि एक्स्ट्रावास्कुलर के अंदर आयरन की रिसाइक्लिंग होती थी फेगोसाइट की वजह से, तो आयरन डेफिशिएंसी आपको एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में देखने को नहीं मिलती होती। ओके, अब इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर के अंदर एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के केस में हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा सीरम के अंदर। ओके, हेप्टोग्लोबिन ये वो प्लाज्मा प्रोटीन है जो फ्री हीमोग्लोबिन को बाइंड करती है और इसको सर्कुलेशन से, और फिर ये सर्कुलेशन से रिमूव हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। असल में होता ये है, अच्छा मैं ये बता रहा था कि हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स होगा जिसको आगे मोनोन्यूक्लियर सेल निकाल देते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो अब इसको रिवाइज कर देता हूँ। इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर क्या होगा, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर अनीमिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोसिट्रिन यूरिया, जॉन्डस वगैरह होगा। जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है उसको हेप्टोग्लोबिन क्या करती होती है, नॉर्मली जो हेप्टोग्लोबिन बाइंड कर लेती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट क्लियर कर देती है। जब सीरम हेप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा, ओके, तो फ्री हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज हो जाएगा हीमोग्लोबिन में, जो कि ब्राउन इन कलर होता है। तो जो रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल होते हैं वो इसको रीअब्जॉर्ब करते हैं हीमोग्लोबिन को, और उसको तोड़ फोड़ देते हैं, और कुछ हीमोसिड्रिन यूरिन के अंदर आ जाएगा। दैट इज़ वाई यूरिन रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। जो आयरन रिलीज होता है हीमोग्लोबिन की वजह से वो ट्यूबुलर एपिथेलियम के अंदर या ट्यूबुलर सेल के अंदर एक्युमुलेट हो सकता है, जिसको कहते हैं रीनल हीमोसिड्रोसिस। फाइनली जो हीम है, जो कि हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स से रिलीज होगा, वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा और जॉन्डस हो जाएगा। ओके, एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर स्प्लीनोमेगाली होती है, लेकिन यहाँ पे कोई स्प्लीनोमेगाली नहीं होगी। ओके, तो ये था बेसिक ओवरव्यू हिमोलिटिक एनीमिया का। तो इसमें क्या होगा, एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है, रेटिकुलोसाइटोसिस होती है, हीमोसिड्रिन बढ़ जाता है स्प्लीन लीवर बोन मैरो के अंदर, हीमोसिड्रोसिस होती है, एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस होती है, ओके, पिगमेंटेड गालस्टोन्स होती है क्रोनिक हिमोलिसिस के केस में। अब इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर की डिफरेंट होती है। लाइक एक्स्ट्रावास्कुलर के अंदर निमोनिक था, सीएसएस, सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी सेफिलोसाइटोसिस और हीमोग्लोबिन सी, जबकि बाकी कंडीशंस आ जाती है इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में, जिसमें मसला कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, मैकेनिकल इंजरी की वजह से होगा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन की वजह से होगा, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स की वजह से होगा, या एक्सोजीनस टॉक्सिक फैक्टर्स की वजह से होगा। उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।